टाइम नहीं लगेगा। उनमें ठीक तो है मैम। ऐसा भी होगा कि एक एक दिन में दो दो टॉपिक भी हो जाएंगे। अच्छा मैम, एक और बात पूछ रही थी आपसे, जो पिछला वाला जूरिस्प्रूडेंस था वो कोहेरेंट था, समझ में आता था हमारी। इसमें हम्म हर चीज बहुत हम्म अलग सी है, कोई कोरिलेट नहीं कर पा रहे। जैसे दो ही टॉपिक हुए हैं तो कस्टम बिल्कुल आउट हो जाता है जब ये प्रेसिडेंस पढ़ते हैं हम, तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। पिछली बार में तो जैसे सीक्वेंस से चलता था कंपेरेटिवली सारा। इजी। हम्म हमारा रिलेटिवली इजी तो हम्म है मैम, उसमें तो प्रिसाइज लिखना था, इसमें थोड़ा नॉन प्रिसाइज भी चल जाएगा लिखना शायद। हाँ देखो ऐसा है, ये वाला जो आपका पार्ट है ना, हाँ ये मैम। कंपैरेटिवली इजी है, अच्छा उससे मैम, ठीक। इजी है ना। क्योंकि हाँ, इसमें ना आपके कॉन्सेप्ट है, उसमें फिलॉसफी थी। वो हमें इजी लगा मैम, आपने ऐसा पढ़ाया था वो 5 पैसे का, वो मुझे तो बहुत इजी लगता था, एक सिस्टमेटिक चलता था ये प्लान ये वगैरह भी तो। ये भी इजी है। अभी अच्छा। देखो जब आपके सोर्सेज ऑफ लॉ कंप्लीट हो जाएंगे ना, हाँ जी मैम। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने अभी तक कस्टम पढ़ लिया, ठीक जी है। मैम, ये पढ़ मैम, लिया। एक्सक्यूज मी, जी ये मैम जी। थोड़ा सा ये रिपीट कर दीजिए, काफी देर में कनेक्ट हुआ है, लिंक बदल गया था ना तो। हाँ मैम मैंने जनरल मैंने डिस्कशन चल कुछ रहा था, नहीं जनरल बताया डिस्कशन है, चल रहा था वैसे ही। जनरल हाँ मैं कुछ भी ओके मैंने ओके। अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि फॉर जी मैम। एग्जांपल जैसे अभी आपने कस्टम पढ़ लिया, हाँ जी ठीक मैम। है। जी। अब आपसे कोई पूछे कस्टम क्या होता है, हाँ ठीक जी, हाँ है, जी। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम, या डिस्कस द, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टम, आप हाँ, इजीली लिख दोगे, हाँ लिख है ना, देंगे, कि कोई भी कन्वेंशनल वो वो दोनों कर चीज़। देंगे कवर। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ कर दोगे, कितने लीगल, हाँ जी। तरीके की होती है, हाँ जी, हाँ जी। कहते किसको है, वो सब कर दोगे तो इजी जी। हो गया ये। ठीक है। जी जी। अब आपसे अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, वो प्रेसिडेंस। पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हाँ। हम कर रहे थे, ठीक है। हाँ। अब प्रेसिडेंट वाला आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ लेकिन नहीं, अभी रह गया है मैम फिर थोड़ा भी सा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट, जी मैम। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट, आप इजीली लिख दोगे कि हाँ लिख देंगे। प्रेसिडेंट होता क्या है ना। जी अब मैम। अब आपको जो प्रॉब्लम लग रही है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, हाँ जी मैम। आपको प्रॉब्लम लग रही है उन लेटेंट टर्म्स में, ठीक है। जैसे आपका ओबिटर डिक्टा हो गया, राइट। रेशो डेडेटाई मैम हिंदी में लिख लिया है, वो तो समझ में नहीं आते। अरे रेशो हाँ डिसिडेंडी हाँ लिख हाँ लिया और हाँ, वो रेशियो ओबिटो डिक्टर लिख लिया। डेसिडेंडाई हो गई, ओबिटर डिक्टा हो गया, और स्टेयर्ड स्टेयर्ड स्टेयर्डेसिस हो गया, है ना। ये जो है ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनसे हाँ आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओबिटर डिक्टा, ठीक है या मैम। पूछा जाएगा व्हाट इज ओबिटर डिक्टा, ठीक मैम। ठीक है। जी मैम, तो जी अगर मैम। ओबिटर डिक्टा आता है तो 4 लाइन क्या आप लिख नहीं सकते कि ओबिटर डिक्टा क्या होता है लिख देंगे, लिख देंगे, ओबिटो लिख है देंगे। ना। जी ठीक जी। है, फिर दूसरा आता है आपका रेशियो डेसिडेंडाई, हाँ रेशो ठीक है। डेसिडेंड लिख देंगे, वो तो रीजन बिहाइंड रेशियो द डेसिडेंट, डिसीजन है। हाँ, रीजन बिहाइंड द डिसीजन, ठीक है, उस पे भी आप लिख दोगे। अब जी। तीसरा आपका आता है स्टेयर डेसिस, हाँ स्टीयोडेसिस समझ गया हूँ। हाँ वो है स्टीयोडेसिस ना, आप कि पढ़ा हो गए, हाँ। भाई जो डिसीजन है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो डिसीजन हो चुका है ना। हाँ। ये आपका स्टेयर डेसिस हो गया। तो फिर आपको समझ में क्या नहीं है, आपको सारा समझ में आ रहा है, बस आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ा सा, क्योंकि ये जो जी मैम। प्रेसिडेंट है इसको हाँ जी चलते मैम। हुए 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके मैम, हाँ नहीं दोनों करिए अटेंड, वो तो समझ में आ रहा है हाँ, मैम। नहीं दोनों अटेंड करी हैं, तो ये थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है, बाकी पूरा समझ में आ रहा है। अब आप ही बता दो क्या नहीं समझ में आ रहा। नहीं वो तो मैम लिख लेंगे, वो मैंने कस्टम भूल हाँ गए पूरा, पहले याद रहता था, आप कोरिलेट होते थे पहले तो, मतलब हाँ, वो फोगास्ट और वो पूरा कोरिलेट करते देखो चलते, ऐसा बेंथम है, वेंथम। मैं आपको बताती हूँ, कस्टम भी आपका कोरिलेट होगा। अच्छा अभी मैम। जब मैं एक काम करूंगी कि जी जब ये मैम। तीनों सोर्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, प्रीसीडेंट, लेजिस्लेशन और कस्टम, ठीक है, तो उसके बाद में मैं आपको ना तीनों का एक बार शॉर्ट नोट में फिर से रिवाइज कर दूंगी, ठीक। जी और मैम। अगर जी। फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा नहीं तो नहीं नहीं। एक काम कर लिया करेंगे कि हाँ लास्ट जी। के जो 5 मिनट्स हुआ करेंगे उसमें जी। पिछला कोई भी टॉपिक उसको ब्रीफिंग में कर दिया करूंगी, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक है यू। ना, फिर आपको थैंक क्लियर रहेगा, याद रहेगी वो चीज़। थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए। अब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट पे चल रहे थे। अब देखो जुडिशियल प्रेसिडेंट मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था स्टेयर डेसिस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस, ठीक है। स्टेयर डेसिस का मतलब क्या था कि जो डिसीजन जहाँ पे है, यानी कि कोई भी डिसीजन उसको उसकी सही जगह पे रहने देना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मतलब जो भी अर्लियर डिसीजन है उनको वहीं पे रहने दो, अगर वो डिसाइड हो चुके हैं और वैलिड हैं तो ठीक है ना।
अब मैंने आपको एक टर्म लास्ट टाइम पे बताया था, एक रेस जुडिकेटा वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको डिफरेंस कराऊंगी बिटवीन स्टेयर डेसिसिस एंड रेस जुडिकेटा, ठीक है। तो अब ये स्टेयर डेसिसिस तो आपको समझ में आ गया कि भाई रूलिंग ऑफ लॉ है, उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए जब तक कि ज़रूरी ना हो। अब आता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या होता है? देखो 5th सेमेस्टर में जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे तो वहाँ पे सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा डिफाइन है। तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि अगर पहले कोई डिसीजन हो चुका है ना, कोर्ट ने यदि कोई भी डिसीजन दिया है तो सेम ग्राउंड्स पर, है ना, सेम कोज ऑफ एक्शन पर, सेम फैक्ट्स पर दोबारा से आप किसी और दूसरी कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते हो, है ना। एक बार डिसीजन हो गया तो वो फाइनल डिसीजन है, ये होता है रेस जुडिकेटा। हाँ, अपील में अगर आप जा रहे हो उस पर्टिकुलर केस लॉ के ऊपर, यदि कोई अपील का प्रोविजन है तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, अपील में आप जा सकते हो। पर इन जनरल सर्कमस्टांसेस अगर कोई केस पहले डिसाइड हो चुका है तो आप फिर से उसको फिर से दोबारा से केस की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आपको लगेगा स्टेयर डेसिसिस भी तो ऐसा ही है, स्टेयर डेसिसिस भी तो डिसाइड हो चुका है ना, और उसी के लिए बोलते हैं कि इसको नहीं छोड़ो। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेयर डेसिसिस है ना, ये एक्चुअली रूलिंग ऑफ लॉ है, ठीक है, इसके अंदर रूलिंग ऑफ लॉ आती है। जबकि जो रेस जुडिकेटा होता है, ये जो भी डिस्प्यूट है डिसीजन के अंदर, जो भी डिस्प्यूट है ना, उसके डिसीजन पर एप्लीकेबल होता है। मतलब पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जो डिसीजन हुआ है, उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। या रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होती है, डिसीजन की बात होती है, जो भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। दूसरा डिफरेंस इसका ये होता है कि जो स्टेयर डेसिसिस होता है, ये हर किसी को बाइंड करता है, ठीक है। मतलब जो अदर कोर्ट्स होते हैं उनको भी ये बाइंड करता है स्टेयर डेसिसिस। जबकि जो रेस जुडिकेटा होता है, ये नॉर्मली जो दोनों पार्टीज होती हैं, है ना, और उनके जो सक्सेसर्स होते हैं, केवल उन पे बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। क्योंकि डिस्प्यूट को डिसाइड किया जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टीज है उन्हीं को बाइंड करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेयर डेसिसिस है उसको मतलब जो ऑपरेट करेंगे वो कौन करेंगे? हायर कोर्ट्स करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, है ना, उन्हीं का वो डिसीजन होगा। स्टेयर डेसिसिस वहीं पे अप्लाई होगा। रेस जुडिकेटा जो होता है वो हर एक कोर्ट्स पे अप्लाई होता है, जितनी भी कोर्ट्स होती है, चाहे वो लोअर कोर्ट है या हायर कोर्ट्स है, सब पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जी मैम, आ गया मैम। ओके, कहाँ समझ में आ गया मैडम। अच्छा, अब आपका एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ, जी मैडम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बता दीजिए क्या पढ़ा है, क्योंकि मेरे को नया कोड हाँ, हर मैं बार चेंज हो रहा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मैंने अभी आपको करवाया है स्टेयर डेसिसिस, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको स्टेयर डेसिसिस करवाया था। तो जी अभी करवाया है डिफरेंस बिटवीन स्टेयर डेसिसिस एंड रेस जुडिकेटा। मैडम। मैम हाँ, मैं इसमें रिपीट कर एक देती हूँ। जी अ, जी बताइए। इसमें एक छोटा सा मेरे को पूछना था हाँ कि ये हाँ, हाई पूछिए। कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के हाँ ऑर्डर, या हाँ। क्योंकि हाई कोर्ट तो इंडिया में बहुत सारे हैं, क्योंकि हम्म अब ऐसे किसको कितने केस ध्यान रहेंगे, तब हम्म। भी ये अप्लाई होगा क्या? क्या अप्लाई होगा? रेस जुडिकेटा ये या जो स्टेयर डेसिसिस? हाँ, दोनों ही मैम, दोनों ही मैं पूछ नहीं, रहा हूँ। आप फिर रेस जुडिकेटा का मतलब भी आप नहीं समझे हो। देखो, रेस जुडिकेटा होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है, आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, है ना, और कोर्ट ने, चाहे लोअर कोर्ट में आपने केस फाइल किया हो, किसी भी कोर्ट में आपने केस फाइल किया हो जिसमें भी अलाउड हो, है ना। सपोज हम मान के चलते पहली सीढ़ी लोअर कोर्ट है, राइट। लोअर कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया। अब लोअर कोर्ट ने आपके उस डिस्प्यूट पे डिसीजन दे दिया, है ना, डिस्प्यूट को डिसाइड कर दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया। तो अब आप चाहो कि उसी कोर्ट के अंदर या किसी और कोर्ट के अंदर उसी केस को दोबारा से आप शुरू करवा दो, ठीक है। यानी कि सेम फैक्ट्स पर, सेम कोज ऑफ एक्शन पर आप दोबारा से उसको, सपोज मान लो कोई केस आपने फाइल किया
चंडीगढ़ कोर्ट में, ठीक है। अब चंडीगढ़ कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, राइट। अब आप चाहो कि नहीं इसका डिसीजन मुझे पसंद नहीं आया चंडीगढ़ कोर्ट का, मैं ऐसा करता हूँ कैसे ना करके जुरिस्डिक्शन बना करके और मैं इसको हरियाणा में वो उसमें सपोज दिल्ली में लेके आ जाता हूँ, दिल्ली में दोबारा से फाइल कर देता हूँ इस केस को, तो क्या वो दोबारा फाइल हो पाएगा? आप ही बताइए। नहीं वो नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो वो क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। रेस जुडिकेटा मतलब एक बार कोर्ट ने फाइनली किसी भी केस को डिसाइड कर दिया है तो सेम कोज ऑफ एक्शन पर, सेम चीज़ों पर, सेम फैक्ट्स के बेस पर आप दोबारा से किसी दूसरी कोर्ट में या उसी कोर्ट में केस फाइल दोबारा नहीं कर सकते हो। आपके पास रेमेडी क्या अवेलेबल रहेगी कि आप अपील में जा सकते हो हायर कोर्ट्स के लिए, बट दोबारा से उस केस को नहीं वो करवा सकते हो। अपील कर सकते हो डिसीजन की, केस दोबारा नहीं वो हो सकता कि बिल्कुल सारी प्रोसीडिंग शुरू से चले, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं इसको मैडम, हम इसमें कहते हैं जो रेस जुडिकेटा। रिव्यू तो डाल सकते हैं ना उसी केस में। नहीं, वो जो भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल हो भाई, अपील अवेलेबल हो, रिव्यू अवेलेबल हो, रिवीजन अवेलेबल हो, एनीथिंग, जो भी रेमेडी अवेलेबल हो, आप केवल वो रेमेडी अवेल करोगे, ठीक है। दोबारा से नहीं चला सकते। और क्यों नहीं चला सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, ठीक है। और ये जो डॉक्ट्रिन हाँ, ये जो डॉक्ट्रिन आया था ये बेसिकली मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को स्टॉप करने के लिए आया था कि भाई बार बार एक ही चीज़ पे केस ना होता रहे, हर जगह यहाँ भी केस फाइल कर दिया, उसी चीज़ पे वहाँ भी कर दिया, अब ये कोर्ट भी डिसीजन दे रही है, वो कोर्ट भी डिसीजन दे रही है, तो पूरी खिचड़ी बन जाती और होना कुछ नहीं था बल्कि कोर्ट का टाइम वेस्ट होता। उस चीज़ को बचाने के लिए ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल केसेस में, ठीक है। और सेकंड वाला मैम जो आपने बताया हाँ, था जो वो स्टेयर डेसिसेस है, हाँ डॉक्टर जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसेस है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसेस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सपोज हायर कोर्ट ने, हाई कोर्ट, या ये बेसिकली है ही उनके लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है, अगर इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, तो अब और उस डिसीजन में कोई भी रूलिंग आ गई है, रूल ऑफ लॉ आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे जो गाइडलाइंस दे दी जाती है, जैसे विशाखा वाला केस ले लेते हैं, विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गाइडलाइन दे दी। अब उसके बेस पे हालांकि 2013 में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट पास किया गया 2013 में, लेकिन इसको हम अलग कर देते हैं। अब हम चाहें कि ये जो विशाखा वाला केस है इसको फिर से देख लेना चाहिए कोर्ट को, है ना। तो अब ये स्टेयर डेसिसेस ये कहता है कि अगर कोई केस एक बार डिसाइड हो चुका है तो जब तक इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ज़रूरी ना हो जाए तब तक उसकी रूलिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, बाकी कोई और कोर्ट नहीं कर सकता है। उसको फिर वो आएगा किस चीज़ में आ जाएगा? ओवर रूलिंग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ ओवर रूलिंग ही है ना, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही केस को ओवर रूल करता है। और कब करता है? जब उसको नेसेसिटी लगती है कि हाँ भाई न्याय के लिए ये ज़रूरी है, उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस बोलते हैं। अब समझ में तो आ ये गया? जी हाँ जी मैम, ये तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट में ही अप्लाई होगा ना। फॉर एग्जांपल दिल्ली का दिल्ली में, बाकी स्टेट का रिस्पेक्टिव स्टेट में ही अप्लाई होगा। देखो ये स्टेयर डेसिसेस जो है ना, ये बेसिकली है स्पेशली मतलब सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस के लिए है क्योंकि हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन है, हाई कोर्ट के डिसीजन तो बाइंडिंग इफेक्ट केवल उसी जो वहाँ जिस जगह का वो हाई कोर्ट होगा ना, उसके जो लोअर कोर्ट्स होंगे उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जनरली सुप्रीम कोर्ट के लिए, वैसे हाई कोर्ट के लिए भी है। तो हाई कोर्ट का ऐसा तो होता नहीं कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा, हाँ परसुएसिव अथॉरिटी रखेगा कि आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बाइंडिंग इफेक्ट किसका रखेगा? सुप्रीम कोर्ट का रखेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके, वेलकम। चलिए अब आते हैं हम ओवर रूलिंग पे। ये सीक्वेंस में ही है ना। जैसे आपने पहले पढ़ा ओबिटर डिक्टा, फिर आपने पढ़ा रीजन डिसीजन, फिर आपने पढ़ा स्टेयर डेसिसिस, अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से पहले हम समझते हैं ओवर रूलिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिव शब्द को अभी हटा दो,
पहले ओवर रूलिंग को समझो कि ओवर रूलिंग क्या होती है। देखो, ओवर रूलिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई भी जो सुपीरियर कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है ना, और उसको दोबारा से कोर्ट जो है फिर से क्या करती है, मतलब उस केस को देख करके, या लोअर कोर्ट्स के डिसीजन अगर आता है कोई भी, और कोर्ट उसको क्या करती है, नया डिसीजन दे देती है, उसको चेंज कर देती है, यानी ओवर रूल्ड कर देती है ना, उसको हम बोलते हैं ओवर रूलिंग। ये एक तरीके से जो लोअर कोर्ट्स का डिसीजन होता है उसको डिसअप्रूव कर देती है ना। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवर रूलिंग, ठीक है। या कोर्ट कई बार क्या करती है, अपने ही केस को डिसअप्रूव कर देती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसने अगर हाँ, मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। सेक्शन 497 था अडल्ट्री से रिलेटेड, याद है आपको? अडल्ट्री सेक्शन 497, ठीक है। अब अडल्ट्री जो था, पहले अडल्ट्री को ऑफेंस माना जाता था, ठीक। अब क्या हुआ, एक केस लो आया यहाँ पे, केस का नाम था, हाँ, सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस था, ठीक है। इस वाले केस में क्या कहा गया कि ये जो अडल्ट्री है, ठीक है, अडल्ट्री में क्या किया जाएगा कि जो मेल है केवल उसी को पनिश किया जाएगा, ठीक, उसको पनिश किया जाएगा। तो भाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो फीमेल है, फीमेल कभी भी अबेटर नहीं हो सकती फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, ठीक। अब ये वाला केस जो था, ये हमारा हो गया एक तरीके से कि भाई जो पहले चला आ रहा था, ये एक लैंडमार्क केस था, ठीक। सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का था। इसमें यही कहा गया था कि भाई जो फीमेल है वो वो अबेटर नहीं हो सकती। फिर सेम वैसा ही एक केस आया था, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस था, जिसमें भी यही कहा जो विमेन है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था क्रिमिनल पेनल्टी से, कि उसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक। अब कोर्ट ने इसको ओवररूल्ड किया किस केस के अंदर, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोर्ट ने इसकी इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया और ये कहा कि भाई ये जो फीमेल को भी एक्सक्लूड किया गया है कि भाई उनके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, ये एक तरीके से सेक्शन 497 जो है ये वायलेटिव है आर्टिकल 14, 15 और 21 का, ठीक है। ये जो लॉ है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि भाई अगर ऑफेंस किया है तो दोनों ने ही किया है ना। तो इस केस में ये कहा गया कि भाई जो सेक्शन 497 है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। हाँ, एक और चीज बोली गई कि अडल्ट्री जो है ये डिवोर्स के लिए ग्राउंड रहेगा, बट इसका वैसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक। तो ये वाला क्या एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया ओवर रूलिंग, है ना, कि कोर्ट के जो प्रीवियस डिसीजंस थे, सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया या यूसुफ वाला हो गया, उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया किस केस में, जोसेफ शाइन वाले केस में, ठीक है। अब ये तो थी ओवर रूलिंग। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होती है। देखो, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी केस को ओवर रूल कर दिया है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, होगा वो भविष्य में होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि पहले से जो पीछे के जो उस लॉ से, जो पुराने वाले लॉ से गवर्न हो रहे थे, उन पे अगर इम्पैक्ट आता है तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और अगर नेक्स्ट आने वाली फ्यूचर जो चीजें हैं उन पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, ठीक है। तो अब ये जो जोसेफ शाइन का ही अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ये ओवर रूलिंग थी
पुराने केसेस की, ठीक है। तो जोसेफ शाइन वाला जो केस है वो भी कैसा है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का डिसीजन है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कैसे, कि भाई इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो अब, यानी इस डिसीजन के बाद में जो केसेस आएंगे, ठीक है, अडल्ट्री के केसेस हो गए या डिवोर्स के लिए इस ग्राउंड को रखा गया है, तो वो अब के लिए होगा, आफ्टर दैट केस, है ना, या बीएनएसएस के अकॉर्डिंगली वो ट्रीट होंगे और उस केस लॉ का इफेक्ट जो है वो इन फ्यूचर में रहेगा, ना कि उससे पहले वाले केसेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। मान लो सपोज अगर कोई पर्सन ऐसा रहा कि जिसको कि अडल्ट्री के अंदर लायबल कर दिया गया है ना, इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, तो अब ऐसा थोड़ी ना है वो छूट जाएगा। अगर उसका इम्प्रिजमेंट पूरा नहीं हुआ है तो वो तो उसी से गवर्न होगा ना। तो अगर वो छूट जाता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो कोई भी केस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, इसीलिए इसको हम प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग बोलते हैं। अब एक बार क्या हुआ था, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1928 के अंदर, 1928 में एक्चुअली केस आया था एक पीपल वर्सेस ग्रेव्स के नाम से, ठीक है। तो जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट थी उसने ना अपने कुछ डिसीजंस को ओवर रूल करके रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव कैसे कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया इस चीज को लेकर के कि भाई जो स्टेट है, ठीक है, पहले रूल उनका क्या था कि जो स्टेट है, स्टेट को टैक्स, इनकम टैक्स लेने का, जो कॉपीराइट रॉयल्टीज होती है ना, उन पे इनकम टैक्स लेने का कोई राइट नहीं रहेगा। पहले ये वाली रूलिंग थी। इस डिसीजन को 1932 में क्या किया गया, ओवर रूल्ड कर दिया गया। किस ग्राउंड पे ये कहा गया कि भाई ये जो था ना ये गलत था। अब यहाँ पे एक पर्सन थे एल्मर राइस, ठीक है। अब एल्मर राइस नाम के जो व्यक्ति थे वो उनकी रॉयल्टी थी, ठीक है, कॉपीराइट रॉयल्टी थी। अब क्या किया गया, इस डिसीजन के ओवर रूल्ड करने के बाद में जो एल्मर राइस थे उनके ऊपर 3 साल का टैक्स भी इम्पोज कर दिया गया कि भाई आपके ऊपर बकाया है, प्लस इंटरेस्ट भी इम्पोज कर दिया गया कि आपको टैक्स के साथ साथ इसका 3 साल का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ये जो कोर्ट था, सॉरी, ये जो डिसीजन था ये किस चीज का नतीजा था, ये रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का नतीजा था। क्योंकि पिछले वाली चीज पे बहुत ही इफेक्ट पड़ा ना कि भाई जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ था उसके ऊपर इस ओवर रूलिंग का इफेक्ट आया। तो इस तरीके की जो हार्डशिप्स हैं उनसे बचने के लिए जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के बजाय प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का रास्ता अपनाया कि भाई अब क्योंकि जो पहले प्री एग्जिस्टिंग लॉज है अगर उन पे नए वाले लॉ एप्लीकेबल कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक तरीके से इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा पुराने लोगों के लिए या पुरानी चीज़ों के लिए जो कि पुराने लॉ से गवर्न हो रही थी, है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या आया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। तो इंडिया में जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग आया वो आया, सबसे पहला केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1964, सॉरी 1967, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967। इस केस ने जो शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इन दोनों केसेस को ओवर रूल्ड कर दिया, ठीक है। और ओवर रूल करते हुए क्या कहा गोलकनाथ ने कि भाई देखो ऐसा है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली जो है ऑल्टर नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए जो अमेंडमेंट्स हैं फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट वो एक तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका वायलेशन करते हैं कि 31A 31B, ठीक है। इसलिए ये जो है ये इनवैलिड है। लेकिन अब इनकी जो लॉर्डशिप थी यानी इसके जो जजेस थे उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस डिसीजन का नहीं दिया, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते तो पुरानी सारे जो भी चीजें थी वो सब मिक्सअप हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे दिया, ये कहा गया कि भाई जो फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट है वो वैलिड रहेगा अप टू द डिसीजन इन गोलकनाथ केस, गोलकनाथ के केस तक।
जो भी चीजें इस अमेंडमेंट के थ्रू हुई हैं, फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ तक ये वैलिड रहेंगी। और ये जो गोलकनाथ वाला जो केस है, इसका जो इफेक्ट होगा इसके डिसीजन का, ये केवल फ्यूचर केसेस के लिए रहेगा, ठीक है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो है, इसके थ्रू जो इफेक्ट होगा गोलकनाथ केस का, वो फ्यूचर केसेस के लिए रहेगा। इसलिए इंडिया के अंदर हमेशा प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो तरीका है वो अपनाया जाता है। अब ऐसे ही एक दूसरा केस इसमें था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। ठीक है, समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये मैम जो जनरल जो से गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है वो तो दोनों ही अप्लाई होता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कैसे? प्रोस्पेक्टिव होता, रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाएंगे? जैसे वो सोनिया मैम ने तो ये बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी मतलब बीएनएस वगैरह है उनमें जो भी मतलब क्रिमिनल है उसके बेनिफिट के लिए जो होगा वो अप्लाई रहेगा। अरे सुनो, आपके समझने में फर्क रहा होगा, मैं बताती हूँ। देखो जैसे बीएनएस है, ठीक है, बीएनएस आपकी कब से एप्लीकेबल हो रही है, हुई है, इफेक्ट में आई है 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आई, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि जिन्होंने क्राइम कर दिया उसके इफेक्ट में आने से पहले, बीएनएस के आने से पहले के जो क्रिमिनल थे, अब आप मुझे ये बताओ उन पे आईपीसी एप्लीकेबल होगी कि बीएनएस एप्लीकेबल होगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे पुराने लॉ हैं, सपोज हम एक जनरल लेवल में मानते हैं कि किसी केस की 10 साल सजा थी पहले, ठीक है, 1 जुलाई के बाद जो भी कानून बना, हम आईपीसी या बीएनएस की बात नहीं करते हैं, जो भी गवर्नमेंट कानून लेके आई उसमें वो सजा माफ हो गई पूरी की पूरी। तो पुराने केस चल रहे हैं उसमें फिर उसको सजा नहीं होगी 10 साल की, ऐसा बताया था। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। और अगर मान लीजिए उसमें सजा हो रही है आदमी की पूरी और यहाँ सजा बढ़ा दी गई, 10 से 20 साल कर दी गई, तो उसको 10 ही मिले, मतलब उसके देखो मैं बताती हूँ, वो एक लिमिट तक ठीक बोल रही थी, क्योंकि ये सही है, क्योंकि लॉ जो है ना, लॉ हमेशा बेनिफिट की तरफ जाता है, ठीक है। बेनिफिट की तरफ कैसे जाता है? जैसे उन्होंने भी आपको ये चीज बताई कि भाई अगर जो पनिशमेंट है पुराने वाले लॉ में 10 साल थी और अब वाले में नहीं है और केस चल रहा है, ठीक है, तो ये सही है कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में, ठीक है। अब वो जो डील हो रहे थे, पुराने जो केसेस चल रहे थे, वो डील तो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही होंगे ना, उनका प्रोसीजर पूरा आईपीसी के अकॉर्डिंग होगा, उनकी सारी चीजें आईपीसी के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, हर एक चीज उनकी आईपीसी के अकॉर्डिंग होगी। ये जो इफेक्ट है ये केवल एक पनिशमेंट पे होगा। अब सपोज मान लो बढ़ा के दे दी गई है इसमें पनिशमेंट, फिर है ना, बढ़ा के नहीं, उन्होंने यही कहा था, बढ़ा हुआ नहीं होगा, बढ़ा हुआ नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा तो मिलेगा, यही हाँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, बेनिफिट होगा। और बेनिफिट भी किस चीज के बारे में? बेनिफिट इन रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट, ना कि इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर। ओके, बट मैम जो भी रिसेंट इसमें मैडम ये लिखा आता होगा ना डिसीजन में कि ये प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव है, नहीं तो लिखा है, ये तो ओवर रूल्ड हो रहा है ना एक तरीके से। वो नहीं, वो उसको मेंशन करेंगे कि भाई हमने बीएनएस के अकॉर्डिंग इनको पनिशमेंट दिया है और इनका जो क्राइम था ये आईपीसी के अकॉर्डिंग अंडर दिस सेक्शन था, क्योंकि इसेंशियल्स तो उसी के देखे जाएंगे ना। ओके प्रोसीजर अब उनका प्रोसीजर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हो रहा होगा जी। मैम जो निर्भया केस के बाद जो जैसे रेप वाले मामलों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ा दिया है, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, दैट मींस अभी तो बढ़ा हुआ ही एप्लीकेबल होगा। हाँ बढ़ा हुआ ही एप्लीकेबल होगा जी, अब तो बढ़ा हुआ ही एप्लीकेबल होगा। मैडम इंडिया में कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ उन्हें लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग एप्लीकेबल होगी। ये ना ऐसे नहीं लिखते नहीं है कि प्रोस्पेक्टिव होगी कि वो होगी। हाँ, गोलकनाथ वाले में कब बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा, क्योंकि ये पहला केस था प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब बाकी लिखते नहीं है ना लिखते नहीं है, हाँ लिखते नहीं है क्योंकि ये जनरल रूल है। अब
जी। तो मैम ये मैम जो बेनिफिट जो है जो मैम ने बताया था वो इसी वजह से होगा, अगर पुराने केस में चल रहा है, अगर फ्यूचर वाले में सजा कम होगी तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर फ्यूचर वाले में सजा बढ़ा दी तो उसको पुराने नहीं वाले मैं में बेनिफिट मिलेगा। ना 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 आप अभी भी नहीं समझे। देखो, बेनिफिट जो मिलेगा ना, जो पुराने वाला केस है उस पे मिलेगा, फ्यूचर वाला तो चलेगा ही नए हाँ वाले नहीं, से। पुराने की बात कर रहा हूँ मैम, जो जी जी पुराने जी। केस चल हाँ रहा है, हाँ मीन हाँ वाइल हाँ। जो है कि एक्ट चेंज करके मान जी लीजिए जी जी। उसमें जो है कि सजा कम कर दी तो उसको कम नए एक्ट हाँ के हिसाब से कम मिल जाएगी, हाँ 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 अगर हाँ हाँ नए हाँ। वाले में सजा बढ़ा दी तो बढ़ी हुई सजा नहीं मिलेगी उसे, ना पुराने ना ना, वाले। पुराने वाली मिलेगी, बिल्कुल 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 सही ये बात बताया है। था। जी जी जी, और बिल्कुल मैडम बिल्कुल सही। मैडम जी। देखिए, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग केवल केवल सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है और किसी का नहीं है। देखो प्रोस्पेक्टिव, हाँ, क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ही तो बनाता है, या हाई कोर्ट भी अगर डिसीजन दे रहा है तो उसका भी मैडम लेकिन प्रोस्पेक्टिव ही रहेगा। जी। हाई कोर्ट के डिसीजन जो हैं दे आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय दी ओ, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाँ, दे आर सब्जेक्टेड टू द, वो तो ठीक है, लेकिन सपोज अगर किसी ने रिव्यू नहीं किया हाँ है ना, अगर किसी केस हाँ का रिव्यू नहीं होता और हाई कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, जी तो जी। उसकी टेरिटरी के जो लोअर कोर्ट्स है उन पर तो वो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा ना, तो हाँ उन पर वो रखेगा। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ही रखेगा, जी प्रोस्पेक्टिव मैडम, इफेक्ट ही रखेगा, है ना। ठीक है। तो मैम जी। उनका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइनल होगा ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ फाइनल नहीं होगा, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है, सुप्रीम कोर्ट हो। राइट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी वो देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना वो तब देते हैं जब उनको क्लैरिटी होती है, अगर उनको भी क्लैरिटी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट रेफर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद, हाँ, मुझे एक चीज़ और बताइए, मैंने आपको, हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करा दी थी प्रेसिडेंट की। हाँ जी, कवर कर दी थी आपने। चलिए, तो अब मेरी साइड से आपका ये जो टॉपिक है जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं इसको 5-7 मिनट में ना आपको पूरा बता देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या कराया है, ताकि जिनका छूटा हो वो भी एक गो थ्रू हो जाए, है ना। अच्छा, लेजिस्लेशन वाला जो टॉपिक रहेगा वो आपका एक ही लेक्चर का रहेगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो, मैंने आपको कराया है प्रेसिडेंट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो कि किसी भी जुडिशियल डिसीजन में पाया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को हम मान के चलते हैं, है ना। वैसे हाई कोर्ट भी इंक्लूडेड है इसमें, कि हाई कोर्ट भी अगर कोई जजमेंट दे रहा है, कोई भी डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन दे रहा है, उसके अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होता है ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ होता है। सोर्स ऑफ लॉ भी कैसा सोर्स ऑफ लॉ होता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ होता है। तो प्रेसिडेंट जो होता है ये कई तरीके का होता है। कई तरीके का कैसे होता है, देखो, एक होता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, एक होता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होता है, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ को केवल डिक्लेयर करता है, उसको हम डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट बोलते हैं। ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो होता है वो नए लॉ को क्रिएट करता है ना, न्यू लॉ को क्रिएट करता है, वो पुराने वाले को डिक्लेयर नहीं करता, क्रिएट करता है, उसको ओरिजिनल प्रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये वो प्रेसिडेंट होते हैं जिनको कि हम कंसीडर कर सकते हैं, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं कि भाई आपको मानने ही मानने हैं, ये केवल एक तरीके से परसुएसिव इफेक्ट रखते हैं कि भाई आप उनको कंसीडर कर सकते हो, अगर चाहो तो कंसीडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉरेन जजमेंट्स हो गए, इंडिया में एप्लीकेबल तो नहीं है बट कंसीडर कर सकते हो, है ना, या ब्रिटिश एम्पायर की कोई भी कोर्ट है उनके डिसीजन हो गए, प्रीव्यू काउंसिल के जजमेंट्स हो गए, ओबिटा डिक्टा हो गया, अथॉरिटेटिव बुक्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, कमेंट्रीज हो गए, आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है कंडीशनली, हाँ, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। दो तरीके का हो गया अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होता है, यहाँ पे कोर्ट जो है वो बाउंड होता है टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रेसिडेंट, ठीक है, चाहे खुद कोर्ट एग्री हो अब उस डिसीजन से, चाहे तो ना हो, उसको मानना ही मानना पड़ेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं दे आर एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स,
फिर एक दूसरा काइंड जो होता है वो होता है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये वो प्रेसिडेंट्स होते हैं जिनमें कि जनरली आप कुछ सर्कमस्टांसेस में उसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हो, मतलब चाहे तो ना मानो, है ना, कुछ कंडीशंस में उनको कंडीशनली बोलते हैं, क्योंकि उन पर कुछ कंडीशन होती है कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस में आप इनको नहीं मानोगे या मानोगे, कंडीशन इम्पोज होती है बेसिकली, वो होते हैं कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। फिर आता है आपका थ्योरीज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट की थ्योरीज क्या है? तो दो थ्योरीज यहाँ पे दी गई हैं, डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट और दूसरी है थ्योरी दैट जजेस आर लॉ मेकर्स। जो डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट है इसके प्रोपाउंडर हैं ब्लैकस्टोन। ये कहते हैं कि जो जजेस होते हैं ना वो केवल लॉ बनाते नहीं हैं, केवल उसको डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जजेस कोई नया रूल प्रोपाउंड नहीं करते हैं, बट दे ओनली डिक्लेयर्स द एग्जिस्टिंग लॉ, है ना, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो उसको केवल डिक्लेयर करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो जजेस होते हैं दे आर द लॉ फाइंडर्स रादर देन लॉ मेकर्स। लॉ को ढूंढते हैं, ना कि वो लॉ बनाते। दूसरे टाइप की जो थ्योरी है सेकेंड टाइप की जो थ्योरी है, थ्योरी दैट जजेस आर लॉ मेकर्स, अब ये पहले वाली थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है। ये कहती है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो जजेस हैं वो लॉ बनाते नहीं हैं, वो लॉ बनाते हैं, बल्कि एक्चुअल में जजेस आर द लॉ मेकर्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई लॉ जो है कहाँ लैक कर रहा है, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जजेस जो होते हैं एक्चुअल में वो लॉ मेकर्स होते हैं। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं इस थ्योरी की, तो देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने कई सारे डिसीजंस में या लैंडमार्क डिसीजंस में कुछ कुछ गाइडलाइंस इशू कर देते हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या होती है? एक तरीके से लॉ मेकिंग का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल DK बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें अरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी, तो ये लॉ बन गया, है ना। क्या गाइडलाइंस दी गई थी भाई कि जो आपका पुलिस इंस्पेक्टर है, नेम प्लेट होगी, वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और जो एक्यूज्ड है उसकी जो रिलेटिव्स हैं उनको वो इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर एक नेम प्लेट, वो एक पूरा पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन होगा, जो नोटिस बोर्ड है, कौन सा पर्सन अरेस्ट किया गया है उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ होगा। तो ये सब DK बासु में गाइडलाइंस इशू की गई थी जो कि लॉ बन गई। दूसरा एग्जाम्पल है विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पे विशाखा वाला केस था 1996 का, है ना, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि भाई कमेटी बनाई जाएगी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, इंटरनल कमेटी होगी और उसमें कम से कम फीमेल्स होंगी, तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब 1996 के डिसीजन को ये पूरा एक तरीके से एक मूर्त रूप दिया गया 2013 में जाके। जो एक्ट आया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013, वो एक्ट आया, ठीक है, समझ आ रहा है? जी मैडम। ओके, अब ये तो हो गई दो थ्योरी, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका मैरिट्स और डीमेरिट्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो, एक तो इसकी जो मैरिट्स हैं वो क्या कहती हैं कि भाई देखो, जो केस लॉ होता है ना, केस लॉ एक तरीके से कंटिन्यूअस जुडिशियल जो प्रोसेस होती है उसका एक आउटकम होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये जो सोसाइटी की जो नीड्स होती है उसको माइंड में रखता है। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के थ्रू जजेस क्या करते हैं, एक तरीके से लॉ को रीशेप करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स एंड द टाइम, ठीक है, टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो सोशल नीड्स है वो चेंज होती रहती है, तो उसको रीशेप करते हैं। सेकेंड थिंग, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम होती है, उसका रिजल्ट होता है ना, यानी कि ये ज़्यादा परफेक्ट लॉ होता है जस्ट बिकॉज वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से आया है, इसलिए ये ज़्यादा परफेक्ट लॉ होता है रादर देन लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट के अंदर जजेस जो हैं वो बहुत सारी यूजफुल गाइडलाइंस इशू करते हैं,
जब भी किसी केस को डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट को जो होता है साइट करना इजी होता है। केस लॉज की हेल्प से जो एडवोकेट्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट कर पाते हैं और जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसकी वजह से सर्टेनिटी आती है, कंटिन्यूटी आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं इसकी डीमेरिट्स कह लो या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? तो भाई देखो, सबसे पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली लॉ रिपोर्ट्स में पब्लिश होते हैं, है ना, जिनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो केस लॉज का जो लिटरेचर होता है वो बहुत बड़ा होता है, ढूंढने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो केस लॉ होते हैं, केस लॉ इज़ अ गोल्ड इन द माइंड, मतलब ये ऐसे ही है जैसे आप माइंड में से सोना निकाल करके लाओ। जबकि जो स्टेट्यूट्स होते हैं, स्टेट्यूट लॉ इज अ कॉइन रेडी फॉर इमीडिएट यूज। भाई स्टेट्यूट तो सबको पता होता है, ये लॉ तो पता होता है, या आपने बेयर एक्ट खोला, लॉ आपको पता चल गया, तो वो कॉइन की तरह है भाई, रेडी टू यूज है। जबकि केस लॉ गोल्ड की तरह है कि जिनको खोद करके निकालना पड़ता है, ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सेकेंड थिंग, जो प्रेसिडेंट होते हैं कई बार वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। उनके अंदर बाइंडिंग फोर्स ऑफ द स्टेट की कमी होती है। हालांकि ऑस्टिन इस व्यू के अगेंस्ट है, ये बैंथम का व्यू है कि प्रेसिडेंट के पीछे बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। बैंथम ऑस्टिन ये कहते हैं कि बाइंडिंग फोर्स होता है क्योंकि जजेस जो होते हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ द सॉवरेन, इसलिए बाइंडिंग फोर्स होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट डीमेरिट ये है कि जो लॉ बेस्ड होते हैं केस लॉ पे वो इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों इनकम्प्लीट होते हैं? क्योंकि जो लॉ बनते हैं अकॉर्डिंग टू द केस लॉ, जजेस केवल उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हैं और उस पर्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, जबकि सर्कमस्टांसेस चेंज भी हो जाती हैं और कई बार केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो उनमें उस केस लॉ को फिट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है, एक केस लॉ आया था सायरा बानो एलिया सुल्तान बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये कहा गया था कि भाई जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको फैक्ट्स के और एविडेंस के बेस पर डिसाइड किया जाना चाहिए, ना कि केस लॉ और प्रेसिडेंट्स के बेस पर, क्योंकि वहाँ एविडेंस चलते हैं, है ना, फैक्ट्स चलते हैं, ना कि प्रेसिडेंट और केस लॉज चलते हैं। कई बारी जो प्रेसिडेंट होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ओवर रूल कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान ही नहीं दिया जाता, नेचुरल जस्टिस को वायलेशन हो जाता है, तो इसलिए भी ये सही नहीं होते हैं। समटाइम्स जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं वो एरोनियस डिसीजन पास कर देते हैं, मतलब गलत डिसीजन पास कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सबऑर्डिनेट जजेस के लिए, क्योंकि वो बाउंड होते हैं अपनी सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए, इसलिए जो डिसीजंस होते हैं कई बार डिफेक्टिव डिसीजंस भी पास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपकी डीमेरिट्स ऑफ द जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब आते हैं लैटिन टर्म पर। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है? जैसे अगर किसी स्टैट्यूट को इग्नोर करके कोई प्रेसिडेंट आया है तो, या इनकंसिस्टेंट है वो अपने हायर कोर्ट के डिसीजन से, या अर्लियर जो डिसीजन है कोर्ट का उससे इनकंसिस्टेंट है, या प्रेसिडेंट ही सब साइलेंट शो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ लॉ अगर है और उस पर खुद प्रेसिडेंट ही साइलेंट है, तो फिर उसको कैसे मानेंगे हम, है ना। दूसरा, डिसेंटिंग जजमेंट्स है, मतलब मोस्ट ऑफ द जजेस जो हैं वो उनकी जो कंसेंट है वो उसके अगेंस्ट में है, या एरोनियस डिसीजन है, एब्रोगेटेड डिसीजन है ना। तो ये सब रीज़न है जिनमें कि कोई भी डिसीजन कोई भी प्रेसिडेंट अपने जो बाइंडिंग अथॉरिटी होती है उसको खो देता है।
ठीक है, अब आते हैं हम लेटरल टर्म की तरफ जो वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेशियो डेसिडेंडाई। रेशियो डेसिडेंडाई का लिटरल मीनिंग होता है रीजन ऑफ द डिसीजन या रीजन डिसीजन। मतलब रेशियो डेसिडेंडाई जो है ये एक तरीके से ऐसा रूल ऑफ लॉ है जिसके पीछे मतलब जो कि एक तरीके से मैरिट्स पे अगर कोई केस डिसाइड किया जाता है ऑन मैरिट, उसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन या रेशियो डेसिडेंडा। इसमें कई सारे केसेस है, जैसे ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ का आ गया है ना, और साउथ स्टेफोर्डशायर वाटर कंपनी वर्सेस शर्मन का केस आ गया। तो ये वो है रेशियो डेसिडेंडा को रीजन डिसीजन से याद रख लेना। नेक्स्ट आता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा जो होता है, ओबिटर डिक्टा वो स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है या हम फैक्ट कह सकते हैं जिसको कि जजेस अनवांटेडली या बाय द वे ऐसे ही बोल देते हैं। मतलब ओबिटर डिक्टा जो है वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी कोई परसुएसिव एफिकेसी नहीं होती, यानी परसुएसिव वैल्यू नहीं होती, मतलब बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। उसको जजेस जस्ट बाय द वे बोल देते हैं या अपने जजमेंट को और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेजेस हो गई है ना, या और कोई कोटेशन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। मतलब ऐसी चीज़ जो कि जजेस के थ्रू बाय द वे बोली जाती है और जिसका कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी जो नहीं रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओबिटर डिक्टा। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया कि लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। जो डिसीजन है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो, जब तक कि ज़रूरी नहीं है उसको उसी की जगह पे रहने दो। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मेरी साइड से आपका ये जो टॉपिक था जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ठीक है जी, समझ में आ गया? जी आ गया मैम। है ना। अब यहाँ से आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो 20 मार्क्स में सीधे सीधे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ प्रेसिडेंट में लूज इट्स एफिकेसी या अथॉरिटेटिव फोर्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 20 मार्क्स में। या आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेगा डिस्कस अ शॉर्ट या डिस्कस इन शॉर्ट about obiter dicta, या write a short note on stare decisis, या discuss the doctrine of prospective overruling। अब यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार 15-20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो शॉर्ट में पूछ लेंगे या लॉन्ग में पूछ लेंगे या दोनों में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, यस मैम, यस मैम, यस मैडम, यस। चलिए, अब इसमें जो आपका मैं कराऊंगी वो कराऊंगी लेजिस्लेशन। दिन में खत्म हो जाएगा। अब टॉपिक जो है ना आपके, अब ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं।